राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, टारगेट किलिंग और कश्मीरी पंडितों को लेकर जाहिर की चिंता, कहा आशा है इस विषय में उचित कदम उठाएंगे। अडानी मामले पर संसद में विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। जेपीसी जांच की मांग, संसदीय कार्य मंत्री का जवाब, मुद्दा नहीं इसलिए हंगामा। फरीदाबाद में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई नेता रहे मौजूद। शंघाई कॉरपोरेशन के 26 देश हैं मेले में सहयोगी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है मेले की थीम। करनाल में खनन माफियाओं का आतंक, यमुना किनारे डीएसपी को कुचलने की कोशिश। एसडीएम और डीएसपी के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ की जा रही थी छापेमारी। पुलिस प्रशासन ने कई गाड़ियों को किया जब्त। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की बढ़ सकती है मुश्किलें। सपना चौधरी, उनके भाई और मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज। सपना की भाभी ने तीनों के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। मिलावट रहित रोजलाना कच्ची घानी ग्रेड 1 शुद्ध सरसों तेल के स्वाद की आदत डाल लीजिए। पतंजलि हनी, शुद्धता के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा। और सेंट्रल पार्क गुरुग्राम, खुशियों का नया पता। नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बड़ी सौगात सौंपने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दिल्ली से जयपुर के बीच यात्रा का समय बेहद कम हो जाएगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की सौगात के बाद दिल्ली से जयपुर का सफर महज 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2024 तक पूरा हो सकता है। ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी चार्जशीट के सहारे आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आज आप कार्यालय के बाहर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का यह प्रदर्शन सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। छह फरवरी को होने जा रहा दिल्ली नगर निगम का मेयर चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। आपने एमसीडी मेयर चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जी वापस ले ली है। कोर्ट ने मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं देने की आपकी मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर हम सुनवाई करते हैं तो सदन की कार्रवाई रोकनी होगी, तो आपके लिए उचित नहीं होगा। ओथ होती है तो मेयर का चुनाव नहीं होता, पार्टी को रुख करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट का। और अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने अफसरों के जरिए वह काम कर दिया जो दरअसल चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है। भाजपा ने अफसरों के जरिए निगम का चुपचाप चोरी से बजट पास करवा दिया। ऐसा कहीं नहीं होता। ये सारे प्रोसेस को भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने अहंकार की वजह से या जो भी वजह से बाईपास कर रही है, और बाईपास करके अफसरों के जरिए बजट पास करा रही है। सीधे सीधे दिखाता है कि भाजपा की अब लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भी कतई कोई आस्था रह नहीं गई है। तो भाजपा अपना भी मजाक उड़ा रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों का, संविधान का भी मजाक उड़ा रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक बहुत घिनौना प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर। इस प्रयोग के सफल होने की स्थिति में ये प्रयोग हर राज्य में किया जा सकता है। बीजेपी तो अपना यहाँ कह ही रही है आपसे कि आपके पास नंबर हमसे ज़्यादा हैं, आप अपना मेयर बनाइए। ये जवाब दें, ये अपना मेयर क्यों नहीं बना रहे? इनको क्या ज़रूरत थी गुंडागर्दी करने की, कुर्सियां तोड़ने की, माइक तोड़ने की, माइक छीनने की, वेल में आके शोर मचाने की? वो सब आम आदमी पार्टी वालों ने किया। उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, उसके वीडियो भी हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्षदों को समझाएं, शांति रखें, चुनाव होने दें, दिल्ली को दिल्ली का मेयर मिल जाएगा। उनमें आपस में फूट है। और हमारी जो रेखा गुप्ता हैं, मेयर की जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने सभी पार्षदों से अपील की है कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें। तो इनकी अंतरात्मा देखिए ये क्या करती है। हम तो वोट मांग रहे हैं, मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो ये अपना मेयर बनाएं।
इधर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर एमसीडी ने स्पष्टीकरण दिया है। बजट पास होने के आरोपों को एमसीडी ने खारिज किया है और कहा है कि एमसीडी का बजट अभी तक विशेष अधिकारी की ओर से पारित नहीं किया गया है। एमसीडी का कहना है कि 2023-24 के लिए अभी तक बजट पारित नहीं हुआ है और ये अभी विचाराधीन है। 6 फरवरी को मेयर चुनाव के बाद 15 फरवरी तक बजट पास किया जाएगा, जैसा कि डीएमसी अधिनियम 1957 के तहत वैधानिक रूप से अनिवार्य है। दिल्ली में इको फ्रेंडली टूरिज्म स्थल बनाने की तरफ से केजरीवाल सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने असोला भाटी अभ्यारण्य के तहत नीली झील को इको टूरिज्म स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर पर्यावरण को बेहतर बनाने और प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के साथ साथ इको फ्रेंडली टूरिज्म स्थल विकसित करने को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार हर उचित कदम उठा रही है। लोग परिवारों के साथ आकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। नीली झील के आसपास 40 हेक्टेयर क्षेत्र में इको फ्रेंडली विकास का काम किया गया है। दिल्ली में 1 मार्च से G20 समिट शुरू होने जा रहा है। शिखर सम्मेलन को देखते हुए कई कार्यक्रम होंगे। वहीं मार्केट में मूलभूत सुविधाएं बेहतर करने और सौंदर्यीकरण को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने उपराज्यपाल VK सक्सेना को पत्र लिखा है और कहा है कि इसके लिए LG साहब सभी प्रमुख बाजारों के व्यापारिक संगठनों के साथ ज्वाइंट मीटिंग बुलाएं। CTI ने बाजारों की विशेष सजावट करने की मांग की है। CTI अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि पुराने दिल्ली समेत अन्य जगहों के बाजार में बिजली के तारों का जंजाल लगा है। सड़क से लेकर फुटपाथ पर अतिक्रमण है। पब्लिक टॉयलेट की हालत खराब रहती है। इनको सुधारा जाए। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आगाज हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मेले का उद्घाटन उन्होंने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह से लेकर मेले में कला और संस्कृति की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति ने और मुख्यमंत्री ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस मेले में ग्रामीण परिवेश को आप देख सकते हैं, साथ ही हरियाणा की संस्कृति की झलक आपको सूरजकुंड में देखने को मिलेगी। मेले में कलाकार पहुंचते हैं जो अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। अपने स्थान पर खड़े चौपाल में शुभागमन बहुत स्नेह के साथ हो रहा है। भारत की धरती से उपजा बौद्ध धर्म हमारे एससीओ देशों को एक धागे में पिरोता है। 6 और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने इस मेले का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित किया गया। अब मेले में देखिए कैसे ग्रामीण परिवेश से आप रूबरू हो सकते हैं। कलाकारों की कला यहाँ हर आने जाने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और इस मेले में अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं जो पूरी तरीके से संस्कृति और स्थानीयता का झलक प्रदर्शित करती हैं। आज से 33 साल पहले I had the occasion to be here more than 3 decades ago. सूरजकुंड मेले की शुरुआत थी। As member of the 9th Lok Sabha, I was member of the union government. अब सही मायने में सूरजकुंड मेला इंटरनेशनल हो गया है। It is an honor to inaugurate the 36th edition of the magnificent सूरजकुंड मेला। क्या सिंक्रोनाइजेशन था डाइवर्स कल्चर्स का, रिदम का,
everyone was spellbound. It truly reflects culture of this country and synthesis of the global culture. मित्रों, ये 36वां अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड का इस बार आज जो प्रारंभ हुआ है, एक विशेष प्रकार की अनुभूति आज हो रही है। ऐसी जो कला का सामंजस्य, विभिन्न प्रदेशों के जितनी टीमें, टोलियां अपने अपने कलाकृति को लेकर के जैसे उन्होंने ये कार्यक्रम दिखाए हैं, और साथ ही जिस प्रकार का पूरा ये क्षेत्र अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से अलग अलग देशों ने अपने जो पंडाल बनाए हैं उसको सजाया गया है। और फिर जैसे ये यात्रा अभी जो प्रतिदिन 7 बजे शाम को सभी प्रदेशों के कलाकार जैसे अपनी अपनी कृतियां दिखाते हुए यात्रा निकाल रहे हैं, वास्तव में ही मन को अभिभूत करने वाला ये दृश्य दिखाई दिया है। और मैं समझता हूं सारे देश के लोग एक स्थान पर ऐसा कार्यक्रम करने से एक भारत श्रेष्ठ भारत जो एक कल्पना की गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि देश की एकता अखंडता ये बनी रहे, और जो हमारा एक मूल सोच है वसुधैव कुटुंबकम, वो भी प्रदर्शित होती है कि दुनिया के इतने सारे देश एक साथ एक जगह पर आकर और आपस में एक दूसरे के को पहचानते हैं, उनकी कला को, उनकी संस्कृति को, उनके हस्तशिल्प को, उनके उत्पादों को खरीदते भी हैं, घर पर भी ले जाते हैं। तो एक अद्भुत सी संगम ये आज है, मन गदगद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है। राई स्पोर्ट्स स्कूल के छात्रों को मुख्यमंत्री की तरफ से तोहफा दिया गया है। साल 2020-21 सत्र की फी माफ कर दी गई है। 1,95,00,000 रुपए के करीब ये फी बनती है, जिसको मुख्यमंत्री ने माफ कर दिया है। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अभिभावकों की तरफ से मांग की गई थी इस सत्र की फी को माफ किया जाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस फी को माफ करने का ऐलान किया। हालांकि जिन छात्रों ने फी जमा करा दी थी उसे एडजस्ट किया जाएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय में विभागों का फेरबदल हुआ है। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी 13 विभागों के अलावा ऑल इंचार्ज होंगे। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर को 14 विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र सिंह सीएमओ में 3 जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल को 9 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव 11 विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम को 6 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर हरियाणा की सियासत गर्माती जा रही है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके जवाब दिया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रिय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मीडिया के माध्यम से पता चला कि आपके सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान ने ओपीएस की घोषणा को वापस ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम पर कहा गया था कि राजस्थान सरकार इसे राज्य में लागू नहीं कर रही है। – 2024 में हरियाणा में पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा, यह कहना है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने हिसार एयरपोर्ट के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि सरकार से बयानबाजी करती दिख रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार इसकी जांच करवाए कि आखिर एयरपोर्ट का सपना दिखाकर किसने जमीनों का लेन देन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता बजरंग दास गर्ग, धर्मवीर गोयत, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल, रामनिवास घोड़ेला भी थे। दीपेंद्र हुड्डा ने ई टेंडरिंग और सरपंचों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है और कहा कि जब सरपंचों के लिए राइट टू रिकॉल की बात कही जा रही है तो मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के लिए भी ये होना चाहिए। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर भी अपनी बात रखी और कहा कि जनता में इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ है। तमाम पहलू पर उनसे बातचीत कर लेते हैं। हुड्डा साहब, सबसे पहले सीधा सवाल यही कि पुरानी पेंशन नीति 2024 में हरियाणा के लिए कितना बड़ा मुद्दा मान के चल रहे हैं आप? ये बड़ा अच्छा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है।
क्योंकि देखो हमारे आसपास के सारे प्रदेशों में लागू हो गई पुरानी पेंशन स्कीम। राजस्थान की सरकार ने कर दी, दिल्ली की सरकार ने कर दी, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी सरकार ने कर दी, पंजाब की सरकार ने कर दी। तो क्या हरियाणा ही एक ऐसी प्रदेश है जहां ये लागू नहीं हो सकता? और मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि भाई जो है इस पे बड़ा खर्चा हो जाएगा, तो बाकी प्रदेशों में कैसे ये हो गया लागू? तो कहीं ना कहीं ये हरियाणा के कर्मचारियों को के भविष्य को के प्रति सरकार का रवैया नकारात्मक है। अगर जो कर्मचारी आपके प्रदेश की रक्षा कर रहा है, प्रदेश की के लिए तैनात है, प्रदेश के विकास की रक्षा जो कर्मचारी कर रहा है, प्रदेश की जल कल्याणकारी योजनाओं की रक्षा जो कर्मचारी कर रहा है, उसके भविष्य की रक्षा भी करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जी दीपेंद्र जी, बजट में एयरपोर्ट्स का जिक्र किया गया है, कुछ नए हेलीपैड्स, इस तरह की बातें कही गई हैं। इस सारे एयरपोर्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो अभी तक चल रहा है, क्या है इसके पीछे? आप देख रहे हो, ये 2013 में मैंने ये एयरपोर्ट मंजूर कराया था। करनाल और हिसार डोमेस्टिक एयरपोर्ट और कार्गो एयरपोर्ट में ये 3 एयरपोर्ट मैंने मंजूर कराया 2013 में। लेकिन सरकार बदल गई, उसके बाद से लेकर अब तक बयानबाजी में एयरपोर्ट पता नहीं कितना बन लिया। बयानबाजी में तो इस एयरपोर्ट पे ऐसा लगता है कि भाई रॉकेट चल रहे हैं, चांद तक भी पहुंच रहे हैं। मगर हकीकत में एयरपोर्ट में आप 9 साल के बाद जाके देखें क्या स्थिति है। केवल एयरपोर्ट के आसपास कुछ लोगों ने, कुछ मुनाफाखार लोगों ने जो सरकार में शामिल हैं, उन्होंने जमीनें खरीदने का काम किया है। ये इंक्वायरी सरकार कराए, हमारी मांग है। ये एयरपोर्ट तो शुरू हुआ नहीं, लेकिन जो है एयरपोर्ट के बड़े घोटाले हो गए इसके आसपास। ये सरकार इसकी जांच करे, नहीं तो आने वाले समय में हम जांच करके प्रदेश के लोगों के सामने बेनकाब करने का काम करेंगे। सरकार में शामिल कौन कौन से वो भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के आसपास अपनी जमीन खरीदी है। सरपंच लगातार विरोध कर रहे हैं, राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नेताओं के लिए भी राइट टू रिकॉल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, गरीब आदमियों को क्यों मारते हो? राइट टू रिकॉल का सिद्धांत है, अगर ये सिद्धांत लागू हो सकता है, मेरे कोई एतराज नहीं। लेकिन सांसदों और विधायकों पे भी हो। कई ऐसे MP MLA हैं, जनता दुखी है उनसे। तो क्या जनता केवल सरपंच हटाए? वो तो गरीब आदमी है। जो आप जो है इसमें उनको क्यों, उनको क्या अधिकार है कि भाई उनको तो छूट है? क्या संविधान में लिखा है कि भाई MP MLA को कोई छूट है? सारे नागरिक बराबर हैं, वो भी जनप्रतिनिधि है, वो भी जनप्रतिनिधि है। जो हो एक साथ लागू हो। आखिरी सवाल मेरा यही कि आपकी कैंपेनिंग को कितना बल मिल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेनिंग को? बहुत अच्छा मिल रहा है कि गांव में हमारे सभी नेतागण जा रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया। तो ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद है। कहना इनका यही है कि राइट टू रिकॉल की सरकार बात कर रही है, सरपंचों के लिए राइट टू रिकॉल जैसी बातें की जा रही है, तो नेता के लिए राइट टू रिकॉल क्यों नहीं है? साथ ही साथ हिसार एयरपोर्ट को लेकर भी काफी गंभीर सवाल उठाते हुए एक तरह से इसके आसपास जिन लोगों ने भी जमीन खरीदी है या जो भी इस पूरे प्रकरण को लेकर खेल चला है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की मांग भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की गई है। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। झज्जर में कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लघु सचिवालय परिसर में थाली बजाकर इन्होंने अपनी नाराजगी जताई है और हरियाणा के राज्यपाल और CM के नाम DC को ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टर कुलदीप वत्स ने कहा है कि वो विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। गरीब परिवारों के जिनको राशन उसके माध्यम से मिलके वो अपने बच्चों का पेट पालते थे, जो जिनके घर पे आज एक बिजली का बल्ब नहीं है, उनके धारकों के कार्ड काट दिए गए। दूसरा, ऐसे परिवार हैं जिनकी इनकम 10 लाख है, उनके तो 70,000 दिखा रखी है, और जिनकी आय 50,000 भी नहीं है, उनकी 10-10 लाख दिखा रखी है। तो मैंने आज गवर्नमेंट को ज्ञापन दिया, गवर्नर साहब के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, DC साहब को, कि जो BPL परिवार हैं वो किसी भी जाति और धर्म के नहीं है, वो गरीब परिवार हैं, उनका सर्वे दोबारा किया जाए और जो एग्जैक्ट में जो गरीब परिवार हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में नवनिर्वाचित जिला परिषद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को शपथ दिलाई गई। उपायुक्त ने सभी को शपथ दिलवाई है। DC प्रीति ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में विकास को गति मिलेगी और उम्मीद है कि लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। हमारे एक्ट के अनुसार जो शपथ और जो सेरेमनी
होती है उसको प्लान किया गया आज 11 बजे और वाइस चेयरमैन और चेयरमैन ऑफ जिला परिषद जबकि दादरी ने विधि पूर्वक जो है वो शपथ ग्रहण की है। इस चीज़ के बारे में अभी चर्चा चल रही है और सीईओ जिला परिषद से बातचीत करके उनको रिड्यूस स्पेस भी दिया जाएगा और कार्यशैली में जितनी भी हमारी तरफ से सुविधा प्रोवाइड करनी होगी वो कर दी जाएगी। माननीय उपायुक्त महोदय, अतिरिक्त उपायुक्त महोदय, मेरे साथ आए हुए साथीगण, जिला परिषद मेंबर, उप प्रधान, इस सहयोग के लिए सबसे पहले तो मैं इन सबका धन्यवाद करता हूं और आगे चल के ईमानदारी से काम करें। मैं अपने लिए भी कहता हूं और परिषद के लिए भी लागू करने के लिए अपील करता हूं। विकास करवाएंगे ईमानदारी के साथ और मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूं और उनसे भी अनुरोध कराऊँ जिला परिषद मेंबर से कि वो ईमानदारी से और मेहनत से हर एरिया में अपने एरिया में काम करें। रहने वाला तो यही है, अब जिस तरह से वोट देकर जनता ने हमें चुना है वैसे ही सारी जनता का एक समान विकास करवाएंगे और सर पूरे क्षेत्र का समान विकास ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं।